अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंजम्पशन बिहेवियर की ही कंटिन्यूटी है, जिसमें हम देखेंगे कि कंज्यूमर किस तरीके से इक्विलिब्रियम अचीव करता है ऑर्डिनल अप्रोच आईसी अप्रोच के अंदर। ऑप्टिमम कंजम्पशन कैसे अचीव की जाती है। तो जो टॉपिक आज हम देखेंगे उसमें शामिल है ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट क्या होता है, इसी तरीके से लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन क्या होता है, इनकम कंजम्पशन कर्व एंजल कर्व्स क्या होते हैं, प्राइस कंजम्पशन कर्व और डिमांड कर्व्स किस तरीके से जो है डिटरमिन होते हैं। ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट ये एक ऐसा आइडियल पॉइंट है जहाँ पे कंज्यूमर की जो बजट लाइन है वो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व को जो है टेंजेंट होती है। इस पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर के बजट के हवाले से उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। यानी अगर हम ग्राफिकली उसको देखें, अगर ये दो गुड्स हैं हमारे पास, गुड एक्स गुड वाई, तो और नॉर्मल गुड्स हैं अगर वो, तो जहाँ पे आईसी जो है टेंजेंट होगा, यानी जो ई पॉइंट है इसके ऊपर बजट लाइन को, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारा कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर है। और ये जो इससे ऊपर ऊपर आईसी थर्ड है या आईसी वन है, इसके ऊपर जो है वो नहीं जा सकता आईसी थर्ड के ऊपर, क्योंकि वो उसकी बजट के ऊपर है। और अगर उसके बजट के नीचे है तो फिर वो जो है अपनी यूटिलिटी को बढ़ा सकता है, चाहे वो एफ पॉइंट हो चाहे वो जी पॉइंट हो, वो टूवर्ड्स जो है यहाँ तक, इस पॉइंट तक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दोनों गुड्स का लेगा। एफ पॉइंट पर ये देखिए ये एक चीज़ का कम ले रहा है, यहाँ पे ये एक दूसरी चीज़ का कम ले रहा है, लेकिन वो दोनों की कंजम्पशन को ज़्यादा कर सकता है, जिससे क्या होगा, कंज्यूमर की जो टोटल सेटिस्फेक्शन है उन दोनों गुड्स, प्रोडक्ट है या सर्विस है, उनको अचीव करने से उनकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। कंज्यूमर क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो हमें पता है कि स्लोप हमारे आईसी की होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये होती है मार्जिनल यूटिलिटीज़ का रेशो, इसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये हमने लास्ट लेसन से देखा था। तो यहाँ पे ये चूंकि इसको टेंजेंट हो रही है एक यूनिक पॉइंट के ऊपर, तो हमें पता है कि बजट लाइन की स्लोप होती है प्राइस रेशो। तो इसका ये मतलब है कि इस पॉइंट ई के ऊपर हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन मैथमेटिकली क्या डिटरमिन होती है, जहाँ पे एम आर एस बराबर होगी प्राइस रेशो की, या दोनों गुड्स की जो यूटिलिटी है जो हमने ले रखी हैं उनकी प्राइस रेशो के इक्वल जब हो जाएंगे मैथमेटिकली, तो उसको हम कहेंगे कि ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ग्राफिकली, जहाँ पे आईसी टेंजेंट होगा बजट लाइन को। इसी तरीके से ये दो तरह के कंसेप्ट हो सकते हैं। एक में ये हो सकता है कि आपको बजट दे दिया जाए कि ये बजट है जी, 2000 रुपये हैं, $2000 हैं, इसके अंदर आपने दो चीज़ें परचेज़ करनी है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आपको ये कहा जाए कि आपकी यूटिलिटी फिक्स है, ये आपने चीज़ें लेनी है, ठीक है, और अब आपको डिफरेंट जो है बजट लाइन दे दी जाए, तो जाहिर है कि उस सूरत में फिर आप यूटिलिटी मैक्सिमाइज नहीं करते, बल्कि आप अपने एक्सपेंडिचर को कम करते हैं, आप अपने बजट को जो है कम से कम खर्चने की कोशिश करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन। यानी ये क्या होता है कि हमें पता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर होता है जहाँ पे आईसी हमारा टेंजेंट उसको होता है, लेकिन ये उस सूरत में है कि अगर हमारे पास बजट की कॉन्स्टेंट हो कि यही बजट है, तो फिर जहाँ पे जिस जगह पे भी आईसी टेंजेंट होगा उसको हम कहेंगे बजट लाइन को कि ये हमारी कॉन्स्टेंट मैक्सिमाइजेशन है। लेकिन इसके ऑपोजिट क्या हो सकता है कि हमारे पास डिफरेंट बजट लाइन हो सकती है, 1 2 3, यानी ये सारे बजट हमें अवेलेबल हो सकते हैं। तो फिर हमारे लिए रैशनल होते हुए क्या बेहतर है कि हम कम से कम खर्चा करें। तो कम से कम खर्चा अगर हम ग्राफिकली देखें तो इस नीचे वाली लाइन पे सबसे मिनिमम है, तो वहाँ पे हमारा ऐसी टेंजेंट होगा, प्रोवाइडेड दैट कि हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो यूटिलिटी लेवल है वो फिक्स है, यानी आईसी के ऊपर हमारी यूटिलिटी वो फिक्स है, वो गिवन है। तो उस सूरत में हम फिर कॉस्ट मिनिमाइजेशन करते हैं अपनी एक्सपेंडिचर की, वो कम से कम हो जाए। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि इनकम कंजम्पशन कर्व और एंजल कर्व कैसे हम ड्रा कर सकते हैं इसी आईसी अप्रोच के ज़रिए से। यानी ये हमारे पास बजट लाइंस हैं 2 3 4, और इनके ऊपर आईसी अपने अपने जगह पे टेंजेंट है। तो हम ये देखते हैं कि बजट लाइन कैसे शिफ्ट होती है। बजट लाइन शिफ्ट होती है जब हमारी इनकम फॉर एग्जांपल वो बढ़ गई, डबल हो गई, तो हम दोनों गुड्स का ज़्यादा ले सकते हैं, और ऑनवर्ड यही चीज़ यहाँ पे डिपिक्ट की गई है। तो पीसीसी आईसीसी हमें क्या डिनोट करता है, इनकम कंजम्पशन कर्व, जैसे नाम से जाहिर है कि उसका ताल्लुक इनकम से है और क्वांटिटी डिमांडेड से है। तो क्या होगा कि हमारा आईसी ऊपर शिफ्ट करेगा अगली बजट लाइन को, और इस तरीके से वो ऊपर शिफ्ट कर सकता है। तो अगर हम इन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को
जहाँ पे आईसी जो बजट लाइन को इक्वल है, और ये ऊपर क्यों जा रहा है, इनकम के बढ़ने से। तो अगर आप इनको ज्वाइन कर दे तो जाहिर है कि अपनी अपनी दोनों की क्वांटिटीज आ जाएगी। अगर हम इस गुड को ले रहे हैं तो इस गुड को अगर हम नीचे प्लॉट करें कि ये इनकम है और यहाँ पे ये गुड है, तो ये पहले अगर फॉर एग्जांपल वो 1 यूनिट ले रहा था यहाँ पे, तो अब जो है वो बढ़ के एक दूसरे लेवल के ऊपर चला गया, जैसे 10 से 14 उसने मिसाल दी हुई है। तो ये क्यों हुआ कि इनकम बढ़ गई, नॉर्मल गुड है, जाहिर है अगर वो कंज्यूमर के लिए एक नॉर्मल गुड है तो वो उसकी क्या करेगा, उसकी डिमांड को बढ़ाएगा जैसे इनकम बढ़ती है। हालांकि यहाँ पे प्राइसेस क्या हैं, प्राइसेस यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यही चीज़ लिखी हुई है कि इनकम राइज करेगी तो नॉर्मल प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, जैसे ए से लेकर यहाँ तक बी पॉइंट तक हम उसको कह सकते हैं कि उसकी डिमांड बढ़ गई है। अच्छा, ये हो सकता है कि ये कंज्यूमर जो है अपनी डिमांड को जो है कम भी कर सकता है, जैसे कि इन्फीरियर गुड के केस में होता है या नेसेसिटी के अंदर। तो अगर वो एक गुड नेसेसिटी है तो इनकम के बढ़ जाने से नेसेसिटी की डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी अगर वो पहले जितने यूनिट ले रहा था अभी भी वो लेगा। फॉर एग्जांपल वो एक लाइफ सेविंग मेडिसिन ले रहा है तो पहले भी वो एक गोली खाता था, अभी भी वो एक गोली खाएगा, इनकम के बढ़ने से उस पर कोई फर्क नहीं आया। या ऐसी कोई नेसेसिटी है जैसे वीट है, इस तरह की कुछ चीज़ें, तो बड़ा स्लाइटर सा फर्क आता है, ठीक है, वो ये वाला जोन हो, यानी इन इलास्टिक वाला जोन होगा इनकम के हवाले से भी, ठीक है। इसी तरीके से ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास गुड क्या हो, इन्फीरियर गुड हो। तो ऐसी सूरत में ये होता है कि इनकम जब बढ़ती है तो फिर वो उसकी डिमांड को कम करता है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास ये जो एंजल कर्व आ रहा है, इनकम और क्वांटिटी का जो रिलेशन शो कर रहा है, ये फिर नेगेटिव स्लोप होगा एक्चुअली। यानी ये एक वन ग्राफ नहीं है, बल्कि ये बताया हुआ है कि जो हमारा एंजल कर्व है जो कि डिमांड और इनकम के रिलेशन को जाहिर करता है, यही उसकी डेफिनेशन है कि रिलेशनशिप ये शो करता है बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये इसकी शेप पॉजिटिव भी हो सकती है, इनकम के हवाले से बात हो रही है, प्राइस के हवाले से बात नहीं हो रही, ये डिमांड कर्व नहीं है बल्कि ये इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप है, इसको कहते हैं एंजल कर्व। और ये कैसे ड्रा होता है, ये यहाँ से ड्रा होता है कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है ऑर्डिनल अप्रोच में, तो वो अपनी कंजम्पशन को कम या ज़्यादा जो करता है, तो उससे हम ये ड्रा करते हैं। हमें ये पता लगा कि नॉर्मल गुड के लिए वो बढ़ाएगा, नेसेसिटी गुड के लिए वो बड़ा लेसर बढ़ाएगा या हो सकता है वही रखे, और जो इन्फीरियर गुड है उसका इनकम के साथ नेगेटिव ताल्लुक है। इसी तरीके से हमारे पास एक और आ जाता है कंसेप्ट, वो है प्राइस कंजम्पशन कर्व का, और यहाँ से हम डिमांड डिटरमिन करते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है कि अगर दोनों गुड्स में से किसी की प्राइस तब्दील हो जाए, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि ये वाली जो फूड की आइटम इसकी जो प्राइस है ये कम हो रही है, तो हमारी बजट लाइन हमने लास्ट लेसन में भी देखा था, रोटेट कर जाएगी, वो ज़्यादा चीज़ें ले सकेगा। इसको कुछ नहीं हुआ, ये प्राइस कांस्टेंट है, इनकम कांस्टेंट है, यहाँ पे ये अजम्पशन है। और इसी तरीके से अगर वो और बढ़ जाए तो वो और ज़्यादा ले सकता है, इस सूरत में भी जाहिर है हमारे पास आईसी शिफ्ट होगा। अब ये पहला पॉइंट है तो इसको यहाँ पे प्लॉट किया। अब आईसी हमने अज्यूम किया कि अगर वो एक नॉर्मल गुड है तो जाहिर है कि वो उसकी कंजम्पशन को बढ़ाएगा, डिमांड को बढ़ाएगा, तो ये पॉइंट बी के ऊपर आ गया जो कि यहाँ पे डिपिक्ट हो रहा है। और इसी तरीके से और बढ़ गई तो वो उसको और बढ़ा देगा। अब अपेरेंटली ये एक थोड़ा इलास्टिक डिमांड कर्व बन रहा है, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि दोनों गुड्स जो हैं वो नॉर्मल है, तो जो इनकम इफेक्ट है यानी परचेजिंग पावर जो बढ़ जाती है और सब्स्टिट्यूशन जो इफेक्ट है, ये दोनों ही जो है वो डिमांड को बढ़ाने का बायस बन सकते हैं अगर प्राइस कम होती है, और अगर प्राइस राइज करती है तो वो डिमांड को कम कर देंगे। हमारे इस ग्राफ के अंदर प्राइस जो है कम हो रही है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला दें ए बी सी डी को, तो इसको हम कहते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व। और इन पॉइंट्स को अगर हम नीचे प्राइस और क्वांटिटी के हवाले से नीचे प्लॉट करें तो ये हमारे पास डिमांड कर्व आ जाता है। वो एंजल कर्व में क्या था, यहाँ पे इनकम थी, यहाँ पे प्राइस ऑफ द गुड है, और यहाँ पे उसी गुड की क्वांटिटी है। तो यहाँ से इस तरीके से हमारे पास नॉर्मल गुड्स का जो है डिमांड कर्व आता है, जो थोड़ा इलास्टिक लग रहा है। अगर यही गुड इन्फीरियर होती तो हमारे पास यही जो डिमांड कर्व है इतना इलास्टिक नहीं आना था, थोड़ा सा रिलेटिवली इन इलास्टिक आना था। और अगर ये नेसेसिटी होती तो तब भी हो सकता था कि ये बिल्कुल ही वर्टिकल आता, या जैसे नेसेसिटी की जो डिमांड है उसका भी प्राइस से ताल्लुक नहीं होता तो फुल वर्टिकल भी आ सकता था। इन्फीरियर के गुड के केस के अंदर भी ऐसे ही होना था। और इसी तरीके से अगर ये गिवन गुड होती तो गिवन गुड का ताल्लुक प्राइसेस से होता है, तो फिर उस सूरत में हमारे पास डिमांड पॉजिटिव बनना था। जैसे हमने एग्स की एग्जांपल देखी थी कि सर्दियों में एग्स की प्राइस भी बढ़ती है, डिमांड भी बढ़ती है, तो उस सूरत में वो एक एक्सेप्शनल गुड है, हमारा डिमांड करो पॉजिटिव स्लोप होगा, हमारे आईसीबी ज़ाहिर उस हवाले से शिफ्ट करेंगे, हमारा पीसीसी की भी जो शेप है वो उसी हवाले से हो जाएगी। एज एन एक्सरसाइज आप क्या कर सकते हैं,
आप खुद से देख सकते हैं कि गिवन गुड का जो है डिमांड कर्व कैसे ड्रा होगा। आप इसको खुद से करके एक दफ़ा अपने तौर पे ग्राफ को, प्राइस को कम करके देखें कि आईसी कैसे जो है डिमांड जो है शिफ्ट करता है डिमांड बढ़ाने के हवाले से, और फिर कैसे वो पॉजिटिव स्लोप बनता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि अगर आपकी प्राइस जो है पार्ले जी एक बिस्किट है और दूसरा एक बिस्किट है, वो दोनों की प्राइस आप एक उसकी पर्टिकुलर क्वांटिटी ले रहे हो, लेकिन अगर पार्ले जी अपनी प्राइस कम कर दे और टाइगर जो है अपनी प्राइस कांस्टेंट रखे, तो आप क्या करोगे? आप जो है पार्ले जी के बिस्किट को अगर आप पहले 2 ले रहे हो तो उसको आप 3 ले लोगे, यानी आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना शुरू कर दोगे। इसी तरीके से अगर पार्ले जी और प्राइस कम कर दे और टाइगर भी जो है और अपनी प्राइस कम कर दे, ये 2 बिस्किट्स के नेम्स हैं, तो क्या आप करोगे कि आप ओवरऑल जो है उनकी डिमांड को, खासतौर पे पार्ले जी की डिमांड को अपने बास्केट के अंदर बढ़ा दोगे। तो ये बढ़ाना इस हवाले से भी हो सकता है कि अगर आपको वो नॉर्मल गुड लगती है तो फिर आप उनको जो है बढ़ा दोगे पार्ले जी को, लेकिन अगर आपको वो प्राइस कम होने से इन्फीरियर गुड लगती है तो फिर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ नहीं करोगे, बल्कि पहले की निस्बत आप कम परचेज़ करोगे। ये पॉसिबिलिटी जो है तीन तरह की ये एग्जिस्ट कर रही होती है। हमने ये नॉर्मल गुड की पॉसिबिलिटी को जो है एक्सप्लोर किया है। अच्छा, यहाँ पे ये बात भी मद्देनज़र होनी चाहिए कि ये बहुत अहम पॉइंट है कि अगर हम यहाँ पे फूड कह रहे हैं, यहाँ पे क्लोथिंग कह रहे हैं, तो रियलिटी के अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर है ऑन फूड, और यहाँ पे जो अदर गुड है उससे मुराद ये भी हो सकती है कि एक्सपेंडिचर ऑन ऑल अदर कमोडिटीज़, यानी उसको एक सिंगल यूनिट के तौर पे भी लिया जा सकता है सिंप्लिसिटी के लिए। दो कि हम ये कह रहे हैं कि ये 2 गुड ही हैं, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग के लिए कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि फूड हमारी बेसिक प्रोडक्ट है, और ये जो एक्सपेंडिचर है ये सिर्फ क्लॉथिंग पे नहीं बल्कि हर तरह के एक्सपेंडिचर यहाँ पे शामिल है हमारी प्रेफरेंसेस में। ये उसके अंदर एक्चुअली इम्प्लिसिट होता है जी। इसी तरीके से हमने ये देखा था बजट लाइन का जो है कंसेप्ट, उसको हमने देखा था कि बजट लाइन जो है हमारी, जहाँ पे टेंजेंट होती है कंज्यूमर वहाँ पे अपना इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव करता है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि किस तरीके से लिमिटेशन ऑफ आईसी एनालिसिस जो हैं वो कौन सी हैं, क्या उनमें प्रॉब्लम है, और रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। इस जो हमने ऑर्डिनल अप्रोच देखी, आईसी अप्रोच देखी, इसका क्या ताल्लुक है रियलिटी से। तो लिमिटेशन के अंदर तो ये आ जाता है कि ये मार्केट बिहेवियर को इग्नोर करता है। हम 2 प्रोडक्ट्स को लेकर चल रहे हैं, 2 कमोडिटी मॉडल है, लेकिन मैंने अगेन कहा कि आप दूसरी कमोडिटी को एक्सपेंडिचर ऑन ऑल अदर थिंग अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन स्टिल वो अजम्पशन ही है। इसी तरीके से इग्नोरेंस है, डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट भी होता है। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट ये होता है कि आप लोगों की देखा देखी आपके दोस्त क्या खरीद रहे हैं वो भी खरीदते हैं, लेकिन हम इसमें कह रहे हैं कि वो सेल्फ इंटरेस्ट में काम करता है, वो रैशनल है, मार्केट क्लियर होती है, तो डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट को वो कंसिडर नहीं करता कि लोग इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, वो रैशनली सोचता है। लेकिन रियलिटी में तो ये होता है कि आपके जो घर वाले या फ्रेंड्स जो चीज़ें ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, घर एसी लगवा रहे हैं, तो आप लोग भी लगवाते हैं, तो उस डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट का भी, बैंड वैगन इफेक्ट का भी एक रोल होता है कंजम्पशन के अंदर, लेकिन ये मॉडल उसको इग्नोर करता है। इसी तरीके से ये जो मॉडल है हमारा रिस्क और अनसर्टेनिटी को भी जो है इग्नोर करता है। दो कि हमने देखा था कि रिस्क में किस तरह का बिहेवियर है, लेकिन एक्चुअली ये जो सिंपल मॉडल है हमारा ये उसको इग्नोर करता है। अनरियलिस्टिक अजम्पशन है इस हवाले से कि हम कह रहे हैं होमोजीनियस गुड है, वो होमो कंटिन्यूसली उनको जो है कंज्यूम करता है और वो कंसिस्टेंट है, लेकिन रियलिटी के अंदर कंज्यूमर कंसिस्टेंट नहीं होते। आज आप एक चीज़ प्रेफर कर रहे हो, कल आप दूसरी प्रेफर करते हो, हालांकि ना इनकम चेंज होती है ना प्राइसेस चेंज होती है, तो उस हवाले से कहा जा सकता है। लेकिन ये कि हम एक स्टैंडर्ड ऐसा एजेंट इकोनॉमिक अस्यूम कर रहे होते हैं जो कि रैशनल है और इन अजम्पशन पे पूरा उतरता है, लेकिन बहरहाल ये उसकी लिमिटेशन है। जहाँ तक बात आ जाती है इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन की, कि क्या ये कोई रियलिटी के अंदर जो है हमारे पास ये जो है बिल्कुल ही यानी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऐसा नहीं है। इसका जो है इस्तेमाल 4 तरीके से किया जाता है। प्रोडक्ट डिज़ाइन के हवाले से कि आईसी अप्रोच, मैंने बताया था कि डिमांड शोज यूटिलिटी, तो यानी डिमांड कर्व से लोगों की डिमांड देख के उनका प्रेफरेंस रियलिटी में लगाया जा सकता है। एक्स पोस्ट एनालिसिस जिसको कहता है, ये जो डिमांड थ्योरेटिकल एनालिसिस है इसको एक्स एंट एनालिसिस कहा जाता है, यानी बिफोर द अकरेंस ऑफ डिमांड। रियलिटी में हम एक्स पोस्ट एनालिसिस करते हैं, डिमांड शोज यूटिलिटी। तो जो कंपनीज हैं वो अपनी अंदाज़ा लगाती हैं कि कैसे कंज्यूमर की प्रेफरेंस हो सकती हैं, ठीक है।
तो जैसे यहाँ पे उसने मिसाल दी हुई है कि बैटरी की लाइफ हो सकती है और कैमरा क्वालिटी हो सकती है स्मार्टफोन में, तो वो उससे अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन को तब्दील करती हैं। या ये जो कोका कोला की बोतल है वो अपनी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शेप्स तब्दील कर रखी हुई हैं। तो ये डिज़ाइन वो कंज्यूमर की प्रेफरेंस को देख, इलाके को, मुल्क को देख कर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट को देख कर भी वो देखते हैं कि क्या लोग पसंद करते हैं, तो उसके हवाले से प्रोडक्ट डिज़ाइन, हालांकि अपेरेंटली फीचर वही है, कोका कोला की बोतल ही है, स्मार्टफोन ही है, लेकिन वो उसके देखने में, डिज़ाइनिंग में थोड़ा एक फ़र्क ले आते हैं। तो ये इंडिफरेंस कर्व जो है उससे हम ऑप्टिमल फीचर जो हैं वो जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से प्राइसिंग जो स्ट्रेटजी है, कंपनी जो है आईसी कर्व को जो है यूज़ कर सकती हैं प्राइसेस के हवाले से, कि किस तरीके से जो आइडियल डिमांड है वो क्वालिटी और क्वांटिटी के हवाले से, कॉफ़ी की प्राइसिंग है या किसी भी चीज़ की प्राइसिंग है, वहाँ पे आप वो ऑफ़र दे सकते हैं बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है। या आप प्राइस चार्ज कर सकते हैं $9.99, हालांकि $10 और 9.99 में कोई फ़र्क नहीं है, स्पेशल ऑफ़र के नाम से ऑफ़र्स की जाती हैं। तो ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी यानी कंज्यूमर के बिहेवियर के हवाले से, कंज्यूमर की साइकोलॉजी के हवाले से ही कंज्यूमर को जो है अट्रैक्ट करने के लिए की जाती हैं। तो यहाँ पे भी कंज्यूमर की प्रेफरेंस का रोल आ जाता है, आईसी का रोल आ जाता है। इसी तरीके से पब्लिक जो पॉलिसी है, यानी कि टैक्सेस कैसे लग रहे हैं, या कहीं पे सब्सिडी देनी है या नहीं देनी, तो या कौन जो है कंज्यूमर जो है कहाँ तक कितना इलास्टिक है, क्योंकि मैंने बताया है कि कंज्यूमर का डिमांड कर्व एक्चुअली उसकी प्रेफरेंसेस को शो करता है, यानी उसके आईसी से निकलता है, यानी डिमांड शोज यूटिलिटी। यानी थ्योरेटिकली हम आईसी से चलते हैं, लेकिन रियलिटी के अंदर हम उसके डिमांड से चलते हैं। लेकिन अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो फिर हम ज़्यादा टैक्स लगा सकते हैं, अगर डिमांड इलास्टिक है तो हम कम टैक्स लगा सकते हैं। इसी हवाले से सब्सिडी के हवाले से भी डिसीजंस किए जा सकते हैं, स्टैंडर्ड या रूल एंड रेगुलेशन भी जो है डेवलप किए जा सकते हैं। तो ये यानी इंडिफरेंस कर्व का कंज्यूमर की प्रेफरेंस का यहाँ पे भी रोल है पब्लिक पॉलिसी में। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट जो डिसीजंस हैं हमारे पास, तो इन्वेस्टर भी जो है वो देखता है कि किस चीज़ की डिमांड है ज़्यादा, कौन सा सेक्टर है जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, लोगों की प्रेफरेंसेस क्या है, तो यहाँ पे भी आईसी का रोल आ जाता है, ठीक है। यानी एक जैसे यहाँ मिसाल दी हुई कि हेल्थ केयर में वो इन्वेस्ट करे या टेक्नोलॉजी में वो इन्वेस्ट करे, किसी भी एक प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो भी इस चीज़ को कंसिडर करता है कि हमने किस जगह पे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस को मद्देनज़र रखते हुए, इसी आईसी अप्रोच को मद्देनज़र रखते हुए। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन के अंदर हम ये देखेंगे कि क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।